नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में। उन्होंने शिरकत की है। लोक भवन ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। वहां से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये मकान आप ही का है? हाँ। कितना पैसा मिला था मकान का? 1,20,000। किसी ने घूस तो नहीं मांगा था? नहीं। अच्छा, और क्या क्या मिला? शौचालय भी मिला कि नहीं मिला उसके साथ? मिला। उसमें कितना पैसा मिला? 12,000। 12,000 रुपया। बन गया वो भी? हाँ, बन गया। ठीक है। और राशन कार्ड? लाल बना है। बना है। कितना राशन मिलता है? 35 किलो मिलत रहा है। हाँ। तो लॉकडाउन लग गया तो सब 15 किलो और मिलेला। हाँ उसके साथ तेल, हाँ। नमक, चना मिला था। हाँ। कभी कदा चीनी मिल जाता है। ठीक है। ये कैसा, ये जो दाल है, तेल है, ये ठीक मिलता है? अच्छा, उसकी जो है जो बहुत अच्छा क्वालिटी का है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने लायक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया लागत है। तो तब तो आपके पति को कमाने में अब कम पैसा जो है लगता होगा उसमें। कब तो कमाने में जो पैसा तो बस उससे तो इतना पैसा तो बच जाता होगा। हाँ, बच जाता है। ये नरेगा वरेगा कई लिया फिर बच जाता है। हाँ। हाँ, जब कार्डो बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपके कारण जो है उनका पैसा बच जा रहा है। तो पैसा आप संभाल कर रखती है कि नहीं रखती है बैंक में? रखा था ही। ठीक है। बच्चे क्या क्या हैं? बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? एक लड़का। दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, उनको खूब पढ़ाइए। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी कराते। ठीक है। मजदूरी कमा करके पैसा देते भी हैं कि शराब शुराब में खर्च कर देते हैं? जैसे कुछ समझाता है। कमा के हमका दे थी ना, क्या करेंगे? दारू रुनाए पीते हैं। शराब वराब ना पीते सर जी। हाँ। देखिए, हम लोगों को सरकार के पास सबकी सूचना होती है और इसीलिए मैंने पूछा आपसे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है कि योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए। मकान भी उनके नाम पर, राशन भी उनके नाम पर, और जिस जगह पे आपका मकान है, इस मकान का मालिकान जो जमीन होगी, ग्राम पंचायत की भूमि होगी, जो आबादी की भूमि होगी, उसका भी मालिकाना अधिकार अब महिलाओं को ही मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए, जहां हितग्राहियों से उनका संवाद जारी। और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे थे लखनऊ के ऑडिटोरियम से। अब बढ़ते आगे और बात करेंगे चंपावत की, जहां इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 प्रत्याशियों की तकदीर आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए 15 फरवरी को हुए मतदान के 106 दिन बाद 31 मई यानी आज चंपावत की जनता दूसरी बार मतदान कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत जीआईसी बूथ में अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। सीएम का नाम खटीमा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। निर्दलीय हिमांशु गढ़कोटी भी चंपावत में वोट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मतदाता के रूप में उनका नाम पिथौरागढ़ सीट पर दर्ज है। और इस उपचुनाव के लिए तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है। वहीं आपको बता दें कि करीब 863 साल तक चंद राजवंश की राजधानी रहा चंपावत अब फिर उत्तराखंड की सत्ता की धुरी बन रहा है। आज हो रहे उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहली बार चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी चुनौती दे रही हैं। आपको बता दें कि चंपावत में मतदान के लिए 151 मतदान स्थल बनाए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों की संख्या 32 है।
मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे से पहले तक मतदेय स्थल पर पहुंचने वाले लोग वोट कर सकेंगे, यानी कि 5 बजे तक का समय आपके पास है। आप अभी घर से निकलकर वोट कर सकते हैं। और एसपी देवेंद्र पीचा का कहना है कि चुनाव में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना हो और शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा और सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सीधा हम रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां वोटिंग चल रही है। हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नवीन शुक्ला और अजीत कांबोज। सबसे पहले हम रुक करेंगे नवीन का। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि देहरादून के इस समय किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं, जानकारी दें, कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक वहां पर हो पाई है? जी निश्चित तौर पर आज चंपावत उपचुनाव है, वोटिंग शुरू हो गई है। लगातार जो वोटर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान स्थल पे पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं की, अगर मैं सबसे पहले व्यवस्थाओं की बात करूंगा कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं। तमाम सारे पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम सारे जो वहां के स्थानीय लोग हैं वह वोटिंग के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और अब वह वोट कर पाए। 551 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर पिछले 2 घंटे की बात की जाए तो 16.25% जो वो है वह वोटिंग हो चुकी। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता भी है लगातार को लेकर। लगातार यह लोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो और इसके साथ ही अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो लगातार वहां पर जो मतदाता केंद्र है वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और जो आला अधिकारी हैं मतदाता केंद्रों पर लगातार राउंड लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतदाता केंद्रों पर लगातार राउंड लगा रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत कांबोज। अजीत, निश्चित तौर पर चंपावत एक अहम स्थान अब उत्तराखंड की सियासत में रखने लगा है। आज जब ये उपचुनाव हो रहा है तो कितना अहम इस उपचुनाव को माना जाए, कौन कौन से दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव के साथ दांव पर लगी है? जी अजीत। अजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, अजीत से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार हम फिर बता दें कि चंपावत उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और शाम 5 बजे तक ये जो क्रम है वो जारी रहने वाला है। सुबह 7 बजे से इस वोटिंग की शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहने वाली है इसी तरह से। और तस्वीरें भी सामने आई जब मतदान केंद्र पर पहुंचे थे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। चंपावत से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए तमाम जो मतदाता हैं वो पहुंचे और अपनी बारी का भी इंतजार करते नजर आए। और वोट के लिए 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के लिए आपको बता दें 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। तो चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, निश्चित तौर पर चंपावत में जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। ईवीएम में आज उनकी किस्मत कैद होने जा रही है। क्या कुछ व्यवस्था इस पूरी वोटिंग को लेकर, कौन कौन से दिग्गज मैदान में उपचुनाव में? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। कुल 151 मतदान केंद्र पूरे चंपावत विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। मतदाताओं की अगर संख्या की बात की जाए तो 96,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो शुरुआती रुझान या वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 7 बजे से 9 बजे तक 16 कुछ प्रतिशत मतदान हो चुका है। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन गर्मी का मौसम है, इसको देखते हुए यहाँ पर सुबह जल्दी वोटिंग शुरू की गई थी। और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी है। कुल 4 यहाँ पर कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला जो सबसे कड़ा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच, मतदाताओं के बीच नजर आए हैं। सुबह ही वो पहुंचे थे, मतदाताओं से अपील की है कि वोटिंग वो करें और ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। तो कुल मिलाकर अब चुनाव अपनी गति पकड़ने लगा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो देखना ये होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है। और सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ भी मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। तो साफ है कि मतदाताओं में भी उत्साह है चंपावत उपचुनाव को लेकर। हालांकि आम चुनाव 2 महीना पहले यहाँ पर हुए थे और जो निवर्तमान विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री उपचुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज मतदान होगा, वहीं परिणाम की जहां तक बात है तो परिणाम कब तक इसके आने की संभावना है?
बिल्कुल अमित, अगर परिणामों की बात की जाए तो 3 जून को चुनावी रिजल्ट आ जाएगा और 3 जून को ही ये साफ हो जाएगा कि कौन चंपावत सीट से जीत कर विधानसभा तक पहुंच रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं की अगर बात की जाए तो वो आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि मतदान हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज शुरुआती दौर में नजर आ रहा है तो लोगों में उत्साह जरूर बना हुआ है। और खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो 46,000 से ज्यादा महिला वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी उपस्थिति निर्णायक भूमिका में होगी कि महिलाओं का वोट प्रतिशत कितना होगा। क्योंकि आम चुनाव की अगर बात की जाए तो भाजपा ने 47 सीटें जीती थी तो उसमें वोट प्रतिशत महिलाओं का सबसे ज्यादा था और महिलाओं के ही दम पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा तो दोबारा सत्ता हासिल हुई है। तो ऐसे में चंपावत उपचुनाव में महिलाओं का क्या रुझान रहेगा? 50,000 यहाँ पर मेल वोटर्स है तो फीमेल वोटर्स की बात की जाए वो 46,000 के करीब है, तो साफ है कि उनका वोट प्रतिशत कितना होगा काफी कुछ तय करेगा। वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर तय करेगा और ये जो पूरा उपचुनाव है मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम ये कहता है कि यदि मुख्यमंत्री बने रहना है पुष्कर सिंह धामी को तो शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर ही उन्हें विधायक बनना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे वाराणसी की बात करेंगे, जहां मां श्रृंगार गौरी मुकदमे से संबंधित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट के बाद फोटो वीडियोस भी लीक हो गए हैं। इसे लेकर मुकदमे के वादी हिंदू पक्ष और प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने बड़ी साजिश की आशंका जताई। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिला कोर्ट से उन्हें मिले लिफाफे सील हैं, ऐसे में वीडियो फोटो का लीक होना एक बड़ा सवाल है। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो आज यानी मंगलवार को कोर्ट जाकर चारों लिफाफे वापस सौंप देंगे और पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों को दंडित करने की गुहार लगाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वीडियो फोटो किसे मिला है ये सभी जानते हैं, ऐसे में वो भी कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। मांग करेंगे कि जिस किसी भी वजह से ज्ञानवापी परिसर के फोटो वीडियोस लीक हुए हैं उसे चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए सामने जो वीडियो आ रहा है वो लीक हुआ है। हम लोग का एम्बुलेंस तो 10 का 10 वैसे ही पैक पड़ा हुआ है। तो कल हम लोग ने लिखित न्यायालय में दिया है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और ना जाने कहां से आ जाए। तो कल हम लोग न्यायालय में जाएंगे, इसकी आपत्ति करेंगे और इस न्यायालय को बिलों से वापस करेंगे ताकि इसका जो है कि जांच हो कि कैसे लीक हुआ है। ये हम लोग कल माननीय अदालत को ले जाकर कोर्ट में वापस कर देंगे। हम लोग को नहीं, क्यों नहीं, हम लोग देखे नहीं है, वायरल हो गया, हम लोग को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? हाँ तुरंत वायरल हुआ। हम लोग कचहरी में थे, अब पता नहीं हो सकता है कि मतलब विपक्ष फंसा रहे हैं हम लोग को या कोई और फंसा रहा है। हम लोग हम लोग शक नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ कर नहीं सकते हैं हम। भाई देखिए हम लोगों को 4 लिफाफे मिले हैं, चारों पर अदालत की मुहर लगी हुई है, दस्तखत है। हमारे द्वारा एक भी लिफाफा खोला नहीं गया, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। अब ये किसने खोला अब ये हम नहीं कह सकते, जांच का विषय। निश्चित ही कल हम न्यायालय के समक्ष ये चारों लिफाफे सरेंडर करेंगे और एक एप्लीकेशन देंगे कि हम ये वापस कर रहे हैं। जब तक जांच नहीं हो जाती ये किसने किया है तब तक हम इसको नहीं लेंगे। है तो वहीं का, इसको कैसे डिनाई आप कर देंगे? ये तो वहीं का है। कर्मचारी भी जो पानी निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं वही, लेकिन ये कौन किया, कहाँ से किया, किसने किया, ये बताना बड़ा मुश्किल है। इसके खिलाफ आपसे शिकायत करने की बात कर रहे अरे हैं? हम लोग तो भाई माननीय न्यायालय जिला कोर्ट में हम लोग इस संज्ञान में देंगे उनके कि भाई देखिए ये स्थिति है, तो श्रीमान जो माननीय जिला जज महोदय उनके संज्ञान में कल हम लोग डाल देंगे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी आज नामांकन करने जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए आज नामांकन करेंगे दाखिल और आज 11:30 बजे नामांकन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी के सभी 8 राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सभी 8 राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जय सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। जय, निश्चित तौर पर आज प्रत्याशियों के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि है 31 मई। ऐसे में नामांकन को लेकर प्रत्याशियों की क्या तैयारी है, कब तक पहुंचेंगे? और बताया जा रहा है कि इन 8 प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, राजधानी लखनऊ के समय सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है और तमाम जो 8 सांसद है, जो 8 राज्यसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो उनका लगातार भाजपा प्रदेश कार्यालय पर लगातार आना जारी है। रियाज से कहूंगी कि भाजपा प्रदेश कार्यालय का ये दृश्य दिखाइए, देखिए यहाँ पे तमाम वो सांसद आ रहे हैं। आपको बता दूं कि भाजपा के वो 8 राज्यसभा प्रत्याशी हैं जो आज विधान परिषद के आज टंडन हॉल में नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि 31 मई आज आखिरी तारीख है और 1 जून वहीं पे नामांकन पत्र की जांच
जांच होगी, वहीं 3 को नामांकन वापसी का भी डेट है। वहीं पे 10 जून को यहाँ का मतगणना भी होना है, जिस दिन इनका चुनाव होगा। तो साफ तौर पे यहाँ से जो भाजपा ने प्रत्याशियों को तय किया है उसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, जो कि ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं और लगातार संगठन में 40 वर्षों से लगातार सक्रिय रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जो गोरखपुर से शहर सीट से विधायक थे, जिसने अपना सीट छोड़ा था, उसके बाद से वहां पे योगी आदित्यनाथ मौजूदा विधायक चुने गए हैं, उनको भी यहाँ पे प्रत्याशी राज्यसभा का बनाया गया। दूसरे हैं सुरेंद्र सिंह नागर। सुरेंद्र सिंह नागर वो है जो कि 2009 में नोएडा से सांसद चुने जा चुके हैं और सपा से ताल्लुक रखते हैं। 2019 में वो भाजपा का दामन थामे, तो उनको भी यहाँ पे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पे दर्शना सिंह, जो कि महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, दर्शना सिंह को भी राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पे संगीता यादव भी गोरखपुर से आती है, गोरखपुर के चौरी चौरा से पूर्व विधायक रही है, उनको भी यहाँ पे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया। बाबू राम निषाद, जो कि निषाद समाज के बड़े चेहरे कहलाते हैं और वित्त विकास निषाद समाज के वो उपाध्यक्ष भी हैं, उनको भी यहाँ पे राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया। के लक्ष्मण, जो कि हैदराबाद के निवासी और वहीं से ताल्लुक रखते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी आज नामांकन दाखिल करेंगे, जो कि भाजपा कार्यालय पे पहुंच चुके हैं। मिथिलेश कुमार, जो कि दलित चेहरा कहलाते हैं और सपा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की सरकार में वो सांसद रहे थे और वहीं से पुनावा से वहां से विधायक भी चुने गए थे, उनको भी यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो तमाम ये राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, ये आज नामांकन 11:30 बजे का वो समय फिक्स है, जहाँ पे वो नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश कार्यालय की ठीक सामने ही विधान भवन है, यहीं पे वो नामांकन दाखिल करेंगे। उनका ये 11:30 का समय है। आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान रखते हुए तमाम उस रणनीतियों को भेदा गया है, हर समाज का प्रतिनिधित्व दिया गया। खासतौर पे उत्तर प्रदेश ओबीसी आबादी का सबसे अधिक माना जाता है प्रदेश। ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग से सुरेंद्र सिंह नागर हो, के लक्ष्मण हो या फिर संगीता यादव हो, इन तमाम बाबूराम निषाद हो, इन तमाम चेहरों को तरजीह दी है। वहीं पे स्वर समाज से राधा मोहन दास अग्रवाल हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, इन चेहरों को दिया गया है। दर्शना सिंह है, जो कि स्वर समाज से आती है। तो वहीं पे दलित चेहरे को भी साधते हुए मिथिलेश कुमार को भी बीते रात उनको भी प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में आज देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे तो सरगर्मी है ही, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी सरगर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में तमाम जो समाज है, उन तमाम समाजों को, चाहे पिछड़ा हो या सड़ हो या दलित हो, उन तमाम समाजों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2024 की रणनीति को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रत्याशी भी इनको बनाया गया है। जी अमित। बिल्कुल। और फिलहाल देखने को नामांकन जब दाखिल करने पहुंचते हैं तब किस तरह से शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी के यहां पर देखने को मिलता है। आगे भी आपसे हम तस्वीरें लेते रहेंगे। जया, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी और भयानक थी कि एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेहद दुखद खबर आपको इस वक्त हम बरेली से बता रहे हैं। और सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिलाएं और 4 पुरुषों की जान चली गई। बरेली में हुए इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक प्रकट किया। सीएम योगी ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की और घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए। मृतकों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं और बरेली में ये सड़क हादसा हुआ। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर यह सड़क हादसा सामने आया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की भी कामना की है। जो है वो दिल्ली से आ रही थी और इसमें जो 6 लोग थे वो पीलीभीत के रहने वाले थे। ये अपना एम्स से अपना चेकअप करवा के आ रहे थे। 30 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट था और इसमें जब ये एम्बुलेंस आ रही थी तो जो डिवाइडर है उसको ये क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे जो डीसीएम उससे टकरा गए और जो एम्बुलेंस में सवार 7 लोग थे उन 7 की दुखद जो है मृत्यु इसमें हो चुकी है। और इसमें जो सभी लोगों की पहचान इसमें की गई है और उनके घर वालों को इसमें सूचित कर दिया गया। और इसमें जो 6 लोग हैं ये पीलीभीत के रहने वाले हैं। एक जो ड्राइवर है वो थाना भोजीपुरा का रहने वाला है और ये एम्बुलेंस भी भोजीपुरा थाना के अंतर्गत एक हॉस्पिटल है उसकी है। और ये सभी जो एक ही परिवार के जानने वाले हैं सभी लोग जो हैं। और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनको मिलाकर कुल 7 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टीले वाली मस्जिद मामले में आज बहस होने जा रही है। एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोनों पक्षों में बहस होगी और दोनों पक्षों को आज 11 बजे कोर्ट बुलाया गया है। थोड़ी ही देर बाकी है 11 बजने में और दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचेंगे बहस के लिए। दोनों पक्षों को आज 11 बजे का समय दिया गया है बहस के लिए और दोनों ही पक्ष 11 बजे कोर्ट पहुंचेंगे। टीले वाली मस्जिद मामले में आज बहस होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टीले वाली मस्जिद मामले में आज 11 बजे बहस होगी। एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आज बहस के लिए तलब किया है।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।